कहानी की शुरुआत रोड एक्सीडेंट से होने वाली है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। एक नई दुनिया देखने को मिलती है जो जादू से भरी पड़ी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और बताऊं, चलो पहले तुम्हें वो एक्सीडेंट सीन दिखा देता हूं मेरी डबिंग स्किल के साथ। उसके बाद हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले हेडफोन्स लगा लो एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए। क्या ये ठीक है? क्या ये हमें सुन पा रहा है? लगभग 30 साल का एक आदमी है जो यहाँ पर जख्मी पड़ा हुआ है। ट्रक वाले ने उसे कुचल दिया है। हालांकि ट्रक वाले को कुछ भी नहीं हुआ। क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? जल्दी से हमें हेल्प चाहिए, यहाँ पर जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। मुझे याद है कि मेरा एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। 2 और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो इस हादसे के शिकार हुए थे, पर वो लापता हैं। क्या वो तीनों बच गए थे? ध्यान से, ये आदमी बहुत हट्टा कट्टा है। बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि 20 साल तक मैं एक ही घर में पड़ा रहा और कैदी की तरह बस खाना खाता रहा। ज़नित, अलीता महबूब या महदूद। ये क्या था? हे, क्या तुम जानते हो कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो? अरे धीरे बोलोगे तो भी मैं सुन लूंगा। ज़नित, पापैया, लामहदूद। इसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। ये हमारी आवाज़ें सुन पा रहा है। क्या तुम हमारी आवाज़ें सुन पा रहे हो? क्या तुम्हें हमारी आवाज़ आ रही है? क्या तुम हमें देख सकते हो? हे, जवाब दो। क्या मर रहा हूँ? खैर, जो जिंदगी में पहले जी रहा था उससे अच्छा तो मौत ही बेहतर है। पर काश मैं मरने से पहले एक बार अपनी वर्जिनिटी लूज कर पाता। एक्सीडेंट के बाद जहाँ उसकी आंखें खुलती हैं, वो एक लकड़ी का घर होता है और वहाँ पर एक आदमी उसे बहुत ही प्यारी नज़र से देख रहा होता है और उसको प्यार दुलार कर रहा होता है। और उसे देखते वो कहता है, अरे अरे, कौन हो तुम और मेरे इतने करीब क्यों हो? तभी वो आदमी उसे गोदी में उठाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी इसे एहसास होता है कि अरे, मैं तो 100 किलो का हूँ, पर ये मुझे एक बार में कैसे उठा ले रहा है। वो कुछ बोलना चाह रहा होता है पर उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही होती। वो आवाज़ बस उसके मन में होती है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी औरत होती है जिसे देखकर इसका मन ललच जाता है, जिसके बड़े बड़े बूब्स होते हैं, जिसे देखकर ही कहता है, आहा, कितने बड़े हैं यार इसके। तभी उसका मन करता है उस औरत को छूने का और वो उसे छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तभी वो अपना हाथ देखता है जो कि एक बच्चे का हाथ होता है और उसे सडनली रियलाइज हो जाता है कि वो एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है दोबारा किसी दूसरी दुनिया में। जिसके बाद उसे पता चलता है कि सच में ये उसका दूसरा जन्म है और यहाँ पर उसके माँ बाप का नाम पॉल और ज़नित है और उसका खुद का नाम रूडियस ग्रे रैट है। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं और उसे पता चलता है कि यहाँ एक अलग ही भाषा बोली जाती है, पर वो भाषा उसे समझ में आ रही होती है बड़ी आसानी से, क्योंकि भले ही उसका शरीर 6 महीने का हो पर उसकी जो मेंटेलिटी होती है, उसका जो दिमाग होता है, वो पिछले जन्म की तरह 30 साल का होता है। और उस मेंटेलिटी के अंदर आती है उसके 30 साल की हवस, क्योंकि पिछले जन्म में उसने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की होती है और इसी का उस पर एक असर होता है कि वो जब भी घर के अंदर किसी की पैंटी देखता है तो उसे सूंघने लग जाता है। और ये चीज़ उसकी मेड लिलिया नोटिस कर लेती है और लिलिया उसकी माँ ज़नित से कहती है कि सुनिए, रूडी बाबा ना जरा सा अलग बिहेव करते हैं, बड़ी ही अजीब सी हरकतें हैं उनके अंदर और वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तभी उसकी माँ कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। और तब उसका जवाब देती है लिलिया और कहती है कि हाँ, आप सही कह रही हैं, ये एक छोटा सा बच्चा ही तो है। रूडियस एक दिन टेबल पे खड़े होकर खिड़की से नज़ारा देख रहा होता है और उसे दिखता है कि दूर दूर तक हरियाली हरियाली है। और तभी वो कहता है कि शायद ये यूरोप का कोई इलाका है, लेकिन मुझे ऐसे में भी लैपटॉप चलाना है, मुझे पीसी चाहिए। और ये देखते ही देखते उसकी नज़र पड़ती है आंगन में उसके बाप के ऊपर, जो कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी उसे पता चलता है कि उसका बाप तो बहुत ही खतरनाक तलवारबाज है। उसे देखते ही देखते उसका ध्यान भटक जाता है और टेबल से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, उसकी माँ और उसकी मेड दौड़ती है और कहती है, अरे रूडी, तुम्हें लगी तो नहीं? रूडी बाबा, आपको चोट तो नहीं लग गई? और तभी उसकी माँ कहती है, अरे मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें दर्द से अभी मुक्त कर देती हूँ। और तभी वो कहती है कि मैं अभी तुम्हें मैजिक से ठीक कर देती हूँ। और तभी उसके सर पे हाथ रख के वो मंत्र पढ़ने लग जाती है। और तभी रूडी सोचता है कि ये क्या बच्चों जैसी हरकत है, मेरे माँ बाप तो बहुत ही पुराने ज़माने में जी रहे हैं, मानता हूँ कि एक गाँव जैसी जगह है, पर ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत है? क्या मेरे बाप ने किसी जादूगरनी से शादी की है? और वहाँ उसकी माँ मंत्र पढ़ रही होती है। जैसे ही वो मंत्र कंप्लीट होता है, उसके सर पे एक ग्रीन कलर की रोशनी बनती है और वो मैजिक अप्लाई हो जाता है और उसके सर में जो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है वो भी चला जाता है। और तभी उसे समझ में आता है कि ये कोई आम दुनिया नहीं है, उसका जन्म जहाँ भी हुआ है ये एक जादुई दुनिया है और ये पूरी अलग है, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। देखते ही देखते एक और मौसम गुजर जाता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके अंदर ताकत बढ़ रही है और वो कहता है कि अब बस मुझे मैजिक सीखना बाकी रह गया है। वो अपने घर के ऊपर एक कमरे में जाता है जिसके अंदर एक संदूक रखा होता है। उस संदूक के अंदर 3 किताबें रखी होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि या तो मेरे माँ बाप को किताबें पढ़ना पसंद नहीं है या फिर इस दुनिया में किताबें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। और वो उन किताबों को पढ़ने के लिए खोलता है। तभी उसे पता चलता है कि यार यहाँ की तो लैंग्वेज ही पूरी अलग है, इसलिए उसे पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी वो इसे पढ़ पाएगा।
देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है और उन 1 साल में उसने उस किताब को पढ़ना सीख लिया होता है अपने पापा की मदद से, और धीरे धीरे उसको आगे भी पढ़ रहा होता है। उसी रूम में, जिस रूम में वो मैजिक करता था, उसी रूम में बैठकर उस किताब को पढ़ रहा होता है। और तभी वो कहता है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब बारी है मैजिक स्पेल को ट्राई करने की। तभी वो वाटर मैजिक का स्पेल ट्राई करता है और पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पढ़ता है उसके शरीर से एक ऊर्जा बाहर आ रही होती है और उसी की मदद से एक पानी का गोला उसके हाथ के सामने बनता है और वो पानी का गोला वहीं पर गिर जाता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि वाह, उसने तो मैजिक कर दिया, और वो खुश हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन साथ ही वो डर जाता है कि किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। और तभी वो कपड़ा लेकर आता है और उस पानी को साफ करने लग जाता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि यार, उसने तो इस पानी के अंदर फोर्स या डायरेक्शन फिक्स ही नहीं किया, जगह पर पानी का बॉल बना और वहीं पर गिर गया। और तभी वो कहता है कि चलो एक और बार ट्राई करते हैं, और वो खिड़की से लटक जाता है और मैजिक स्पेल फिर से ट्राई करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। और तभी वो मैजिक करता है और पानी का बॉल बाहर आता है, लेकिन वो खिड़की से गिर जाता है और पानी की बॉल उसके ऊपर गिर जाती है। तभी उसे एक बात रियलाइज होती है कि उसने तो मैजिक का स्पेल पढ़ा ही नहीं, बिना स्पेल पढ़े ही उसने मैजिक कर दिया। और तभी वो सोच रहा होता है कि क्या उसने कोई बड़ी सी खोज कर दी, और वो कहता है कि चलो एक और बार ट्राई करके देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर करता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि मैजिक यूज करने के लिए उसके अंदर अब और एनर्जी बची ही नहीं होती है। देखते ही देखते मौसम गुजरते जाते हैं और वो मैजिक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करता रहता है, और साथ ही साथ उसे एक्सपेरिमेंट भी कर रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि इस किताब में लिखी कुछ बातें झूठ हैं, जैसे कि जितना ज़्यादा मैजिक करेंगे मैजिक के अंदर उतनी ज़्यादा पावर बढ़ती जाएगी, और साथ ही साथ बिना स्पेल के भी मैजिक किया जा सकता है। और ये बात सोचते सोचते वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि मैजिक करने से एनर्जी बॉडी की खत्म होती जाती है। एक दिन पॉल अपने आंगन में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कुछ लड़कियां देखकर तार रही होती है, और तभी उसे पीछे से पानी की एक बॉल आकर लगती है, जिसे वो देखता है तो वहां पे खिड़की होती है। और तभी हमें सीन दिखता है कि रूडीस अपनी उसी रूम के अंदर मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके अंदर वो वाटर बॉल के अंदर अब फोर्स भी ऐड करना सीख चुका होता है। रूडीस बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने एक अलग ही फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया है, जिसकी मदद से वो पानी के अंदर फोर्स ऐड कर सकता है। और साथ ही साथ अब वो सोचता है कि चलो एक लेवल अप करते हैं, और वो पेज पलट देता है बुक का और लेवल 2 का मैजिक करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो स्पेल पढ़ना शुरू करता है उसे पता नहीं चलता कि उसके आजू बाजू फोर्स जनरेट होना शुरू हो गई है और एक बड़ी सी पानी की बॉल बन जाती है। जैसे ही वो स्पेल को कंप्लीट करता है एक बड़ी सी बॉल धमाके में बदलती है और उसके आधे घर और खिड़की को तोड़कर कहीं दूर जाकर गिरने लग जाती है, पानी की बूंद बारिश बन के। आवाज सुनते ही सबके सब ऊपर के रूम में आ जाते हैं, और तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा रूडीस, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, यहाँ पर क्या हुआ? और तभी उसका बाप कहता है कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, कि यहाँ पर कोई राक्षस आया हुआ था। तभी उसकी माँ वहाँ पर मैजिक की किताब देखती है और वो अपने बेटे से पूछती है कि अरे बेटा, ये तो मैजिक की किताब है, क्या तुम इसे देखकर मंत्र को जोर जोर से पढ़ रहे थे? और रूडीस इस बात से डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने हाँ बोल दिया तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। उसकी माँ खुश हो जाती है और वो कहती है कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुमने तो मैजिक सीख लिया है, और वो खुशी से नाचने जाती है। और तभी वो अपने हस्बैंड पॉल को कहती है कि देखा तुमने, हमारा बेटा मैजिक कर सकता है, हमारा बेटा एक बहुत बड़ा मैजिशियन बनेगा। और तभी पॉल उससे कहता है कि नहीं, ये मैजिशियन नहीं बनेगा, हमने पहले ही बात की थी कि अगर बेटा हुआ तो हम उसे तलवारबाज बनाएंगे। और वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। तभी उसकी मेड लिलिया कहती है कि कोई बात नहीं, इसे दिन में तलवारबाजी और सुबह में मैजिक सिखाएंगे। और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, रूडीस के लिए एक मैजिक टीचर बुलाया जाए। गांव का मुखिया होने की वजह से पॉल की बात मान ली जाती है और गांव वाले उसे एक मैजिक टीचर लाके देते हैं, जो कि एक यंग लड़की होती है जिसका नाम होता है रॉक्सी। रॉक्सी को पहली बार देखकर रूडीस की हवस बाहर आने लगती है और वो कहता है ये कितनी मस्त है, ये तो तेज तर्रार है, जवान है, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। वो हफ्सी साले के मुंह पे हवस दिख रही होती है। रॉक्सी पॉल और जेनिथ से बात करने के बाद रूडीस को मैदान में लेकर जाती है और उसे मैजिक सिखाना शुरू करती है। और वो पहले उसे बताती है कि मैजिक 3 तरह के होते हैं, अटैक मैजिक, हील मैजिक और बुलाने वाला मैजिक। और इन सभी मैजिक के अलग अलग रैंक होते हैं जिनसे उनकी पावर को मेजर किया जाता है। और वो कहती है कि हर जादू के लिए अलग मंत्र होता है। तभी रूडीस उसे कहता है कि क्या मंत्र बोलना जादू से पहले जरूरी है? तो कहती है हाँ, मंत्र के बिना जादू कैसे होगा? तो वो उसे एक जादू करके दिखाती है और वो अटैक मैजिक का इस्तेमाल करके वाटर से अटैक करती है। वहां पर एक पेड़ लगा होता है उसके गार्डन में जो टूट जाता है, जिसे देखकर रूडीस कहता है कि मैम, आपने जिस पेड़ को तोड़ा है उसे उगाने में मॉम ने बहुत मेहनत की है, आप वो गुस्सा हो जाएंगी। और तभी रॉक्सी कहती है अरे ये क्या हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, मैं से अभी ठीक कर देती हूँ। और तब वो उससे हील मैजिक से जाकर ठीक कर देती है। रॉक्सी उससे कहती है चलो अब तुम मैजिक करके दिखाओ। जैसे ही रूडीस उसके सामने मंत्र पढ़ता है वैसे एक हवा चलती है और रॉक्सी के कपड़े उड़ जाते हैं और रूडीस की नजर उसकी पैंटी पे चली जाती है और रॉक्सी चिल्ला देती है। और तभी उसका मैजिक गलत हो जाता है और तभी रॉक्सी को रियलाइज होता है कि इसने फायर तो कर दिया लेकिन इसने पूरा स्पेल किया ही नहीं था। और तब उससे वो पूछती है कि तुमने मंत्र पढ़े बिना ही मैजिक कैसे कर लिया? तो वो कहता है कि मैं असल में मंत्र पढ़ता ही नहीं और मुझसे मैजिक हो जाता है। रॉक्सी इस बात से हैरान हो जाती है और तभी वो देखती है कि पेड़ गार्डन का टूटा हुआ है और वहां पीछे रॉक्सी को उसकी माँ रूडीस की आके बोलती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैजिक सिखाने के लिए पेड़ों को तोड़ना बंद करो। और तभी रॉक्सी कहती है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, पहले दिन ही प्रैक्टिस में गलती कर दी, शायद शाम तक वो मुझे काम से निकाल देंगे।
और रूडी से उसे दिलासा दे रहा होता है कि नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसे मेरी वजह से हुआ। तो वो कहती है मुझे दिलासा देना बंद कर दो, तुम बच्चे हो, तुम क्या ही जानते हो। और तभी वहाँ से उसकी मम्मी आती है रूडीज की, और वो कहती है कि चलिए अब बात कर लेते हैं, आप मेरे घर में रहेंगे और आपके लिए मैं खाना वाना सब रेडी कर देती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, इतना कुछ कैसे, एक तो मैंने गलती कर दी और आप मुझे अपने घर में रखेंगी, मुझे आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे बच्चे को मैजिक सिखा देना। और तभी पॉल उन्हें आवाज़ देता है और कहता है कि घर के अंदर आ जाओ। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है और पॉल कहता है कि ये पार्टी है रॉक्सी की वेलकम सेलिब्रेशन के लिए। इन सभी के बीच में रूडी से अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचकर ये अपने मन में कह रहा होता है कि ये सब कुछ बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने की तरह है जिसमें ट्रक से कुचल कर मौत हो जाती है, पर मुझे अब इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया में मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर जिंदगी हासिल कर पाऊंगा। और अगर मैं यहाँ के लोगों की तरह मेहनत करता रहा तो भले ही कोई मुसीबत मुझे गिरा ही क्यों न दे, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा और शायद तब जीत मेरी होगी। और सिर्फ जीत ही नहीं, तब शायद मैं अपने अंदर से इस नाकामयाबी का बोझ भी हल्का कर पाऊंगा। तब शायद इस दुनिया में लोग मेरी भी इज्जत करेंगे, क्योंकि इस बार मैं अपनी जिम्मेदारियों को पीछे नहीं छोड़ने वाला। अगली सीन में हम देखते हैं कि रूडीज की पुरानी वाली बॉडी, जो कि एक मोटा 30 साल का आदमी है, अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा होता है। और तभी हमें साइड में दिखाया जाता है कि उसके घर के अंदर उसके किसी फैमिली मेंबर का फ्यूनरल चल रहा होता है, लेकिन तब भी वो टीवी ही देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसी के टीवी वाले रूम में 2 लोग आते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। और तब वो सोचता है कि यार मैंने ऐसा क्या ही कर दिया जो ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं। यही बातें वो उदासी में सोचते हुए आगे जा रहा होता है। और तब वो देखता है कि सामने 2-3 लोग झगड़ रहे हैं और एक बेकाबू ट्रक आ रहा है उनकी तरफ, और उन्हें बचाने के लिए ये बीच में कूद जाता है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद इसका जन्म होता है दूसरी दुनिया में। फिर हम देखते हैं कि रूडीज को रॉक्सी पढ़ा रही होती है एक्स्ट्रा क्लास में रात में, और तभी वो उससे कहती है कि हम सब के सब मॉन्स्टर हैं, मैं भी एक मॉन्स्टर की प्रजाति ही हूँ, लेकिन इन सब के अंदर एक प्रजाति होती है जिसे हम सुपर नाम से जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और उन्होंने ला पैलेस के युद्ध में बहुत सारे लोगों को मार दिया था। उन्हें अगर कभी देखो तो उल्टे पैर भाग जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनकी ये 2 निशानियां हैं जिनसे तुम उन्हें पहचान सकते हो। उनके बाल हरे कलर के होते हैं और उनके सर पे डायमंड लगा होता है। ये बात सुनकर रूडीज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है और रूडीज काफी अच्छे लेवल का मैजिक करना सीख चुका होता है, लेकिन वो तलवारबाजी में बहुत ज्यादा कच्चा होता है अब भी। रूडीज 2 बच्चों को खेलते हुए देखता है और तभी उसका मन करता है कि वो भी उनके साथ जाके खेले, लेकिन तभी उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में जब भी वो किसी के साथ खेलने या कूदने जाता था तभी सब उसे मार पीट कर भगा देते थे और उसे नंगा करके उसकी पिक्चर्स लेते थे, और वो डर जाता है और नहीं जाता उनके साथ खेलने के लिए। तभी रॉक्सी वहां पर आती है और कहती है कि मैं जहां पर भी रहती थी ना, वहां पर जरा सी भी जमीन अच्छी नहीं थी, पूरी की पूरी जमीन बंजर थी, पर यहाँ पर देखो हरियाली हरियाली है और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तभी उससे कहती है कि तुम्हारे पास मौका है रूडीज, अगर तुम कभी अच्छे मैजिशियन बनना चाहो तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, रानुआ यूनिवर्सिटी, वहां जाकर तुम एडमिशन ले लेना और तुम एक बहुत ही अच्छे लेवल के मैजिशियन बन जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन चल रही होती है और तभी रूडीज अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ पर लोग हर साल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन हर 5 साल पे एक बार सेलिब्रेशन जरूर करते हैं। पर ये मेरी पिछली जिंदगी से तो अच्छा ही है, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में किस बार लास्ट बर्थडे मनाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल उसे एक गिफ्ट देता है जो एक तलवार होती है और उससे कहता है कि ये लो बेटा, यह है तुम्हारी तलवार, इससे अपनी रक्षा करना और उनकी भी जो तुमसे प्यार करते हैं, अपने बीवी बच्चों और सबकी। वो कहता है कि अरे पापा मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसका बाप उसे रिप्लाई करता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम मैजिक सीख रहे हो, पर मैजिक हर जगह काम नहीं आती, पास की लड़ाइयों में तलवार सबसे ज्यादा काम आती है, तो इसे चुपचाप रख लो अपने पास। उसकी मॉम उसे एक मैजिक बुक गिफ्ट करती है और उसकी टीचर उसे एक वॉन्ड गिफ्ट करती है जिसके ऊपर एक डायमंड लगा होता है, और कहती है कि वैसे तो ये तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट हो चुका, पर कोई बात नहीं, इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझ कर रख लो। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये लेट ही सही पर मुझे मिला तो सही। रॉक्सी उसे बताती है कि ये मैजिक वॉन्ड उसकी हेल्प करेगा मैजिक पावर को इंक्रीज करने में, और साथ ही वो बताती है कि उसने सारी चीज़ें पहले ही सिखा दी है रूडीज को, इसका मतलब उसके पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो वो कहती है कि कल हम तुम्हारा ग्रेजुएशन टेस्ट लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि रूडीज खिड़की के ऊपर बैठकर अपने मन में एक बात कह रहा होता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पर मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ तब मुझे लगता है कि सारे लोग मुझे रोकना चाहते हैं, और वही पुरानी चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं। वही जलील करने वाले लोग मेरे दफ्तर पे खड़े होते हैं मुझे जलील करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, पर मेरा शरीर कभी मेरा साथ नहीं देता, मैं हर बार हार जाता। और अगले दिन मिस रॉक्सी उसे लेकर जाने के लिए तैयार होती है उसके ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए, लेकिन वो घोड़े पर बैठने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं बाहर जाकर वैसे ही लोग मुझे मिलेंगे जैसे मेरी पिछली जिंदगी में थे, तो बात बराबर ही हो जाएगी, कुछ भी नया नहीं होगा। टीचर और पेरेंट्स के मनाने के बाद वो फाइनली घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और वो निकल पड़ते हैं ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए। मिस रॉक्सी से घोड़े पर लेकर जा रही होती है, तभी उसे दिखता है कि लोग उसे देखकर घूर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तभी वो सोचता है कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो लोग उसे नहीं मिस रॉक्सी को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि मिस रॉक्सी ने पिछले 2 सालों में काफी अच्छी बॉन्डिंग यहाँ के लोगों से बना ली है, हालांकि उन्हें हेयर कलर की वजह से काफी ज्यादा भेदभाव फेस करना पड़ा होगा। और तभी उसे समझ में आता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो उसकी पिछली जिंदगी को रिपीट यहाँ पर करेगा और या फिर उसका मजाक उड़ाएगा। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मोटिवेटेड भी फील होने लगता है उसको।
फिर वो एक मैदान में पहुंचते हैं जहाँ पर इकलौता एक पेड़ होता है और मिस रॉक्सी उस घोड़े को उस पेड़ में बांध देती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर वाटर सीक्रेट लेवल का मैजिक करूंगी जो कि मैं एक ही बार कर पाऊंगी। ये मेरे अंदर उतनी ही एनर्जी है, उसे देखकर सीखना और कॉपी करके उसे यहाँ पर पेश कर देना। रॉक्सी जैसे ही मैजिक स्पेल शुरू करती है वैसे ही बादल काले पड़ जाते हैं और हर तरफ तूफान आने लग जाता है। तभी एक बिजली उस घोड़े के ऊपर गिर जाती है और घोड़ा अधमरा हो जाता है। ये देखते ही मिस रॉक्सी मैजिक रोक कर उसे हील करने के लिए चली जाती है और तभी वहां पर रॉक्सी बोलती है कि इस बारे में किसी को मत बताना। तो वो कहता है कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मिस रॉक्सी से कहती है कि चलो तुम्हारी बारी, यही मैजिक अब तुम करके दिखाओ। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है बादल काले पड़ने लग जाते हैं और वहीं पर मैजिक करते करते वो बहुत बड़ा तूफान बना देता है और मिस रॉक्सी को रियलाइज होता है कि वो बहुत बड़ा मैजिक कर रहा है। मंत्र के खत्म होते होते तक हमें पता चलता है कि मिस रॉक्सी के मैजिक से 10 गुना बड़ा रूडियस ने मैजिक किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस रॉक्सी जा रही होती है और पॉल और जेनेट उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं रुक सकती, मेरा सफर भी बहुत लंबा है और मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए मैं नहीं रुक सकती। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले वो रूडियस को एक तावीज गिफ्ट करके जाती है जो कि उसकी ग्रेजुएशन का गिफ्ट होता है। जैसे ही रॉक्सी जा रही होती है तभी रूडियस पीछे से जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो अपने मन में कहता है कि मुझे खुशी है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, मैजिक, टेक्निक, एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ आपने मेरा सबसे बड़ा डर बाहर कर दिया कि मैं घर से निकल नहीं सकता क्योंकि मेरी पुरानी जिंदगी कुछ ऐसी यादें मुझे परेशान कर रही थी कि मैं यहाँ पर ही वही जिंदगी जीऊंगा जो मैंने पिछली जिंदगी में जी थी। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए मैं आपकी हमेशा इज्जत करूंगा। भले ही ये सब उसने अनजाने में किया हो पर उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया और इसीलिए मैं उसकी इज्जत हमेशा ही करता रहूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रूडियस अपने माँ बाप से परमिशन मांगता है घर से बाहर निकलने की और बाहर जाने की। तभी ये सुनकर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और रूडियस का बाप कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेरा बच्चा डरपोक है, पर वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उसके बाप कहता है कि हाँ बेटा बिल्कुल जरूर जाओ, बस अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे जरूर मिलाना। तो वो कहता है कि हाँ मैं आपको जरूर मिलाऊंगा। और साथ ही उसका बाप उससे ये कहता है कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना और कमजोरों की मदद करना। तो वो कहता है कि जी मैं समझ गया। रूडियस अपने घर से थोड़ी दूर जाता है तभी वो देखता है कि वहां पर कुछ बच्चे मिलकर एक को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और वो उन्हें सबक सिखाकर भगा देता है और जो बच्चा परेशान हो रहा होता है उसे उठाता है और कहता है कि तुम्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए, क्या तुम ठीक हो? और तभी अपनी वाटर मैजिक की मदद से वो उसके बालों को धो देता है। तभी वो देखता है कि उसके बाल ग्रीन कलर के हैं और वो डर जाता है क्योंकि उसकी टीचर ने उसको बताया होता है कि ग्रीन कलर के बाल सुपर प्रजाति के मॉन्स्टर के होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी लेकिन उसका फेस देखकर पता चलता है कि उसके सर पे कोई भी डायमंड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये कोई सुपर प्रजाति नहीं है। और तभी वो एयर मैजिक की मदद से उसके बालों को सुखाने लग जाता है और तभी उनसे कहता है कि आखिर कौन थे ये लोग, इनसे दूर ही रहा करो जो तुम्हें परेशान करते हैं। और तभी वो लड़का उसे बताता है कि वो एक एल्फ है क्योंकि उसके पापा आधे एल्फ थे और बदकिस्मती से उसका बाल ग्रीन है, इसीलिए लोग उसे परेशान करते हैं। पर यहाँ रूडियस के दिमाग में अलग ही हवस चल रही होती है। ये देखकर कहता है कि ये लड़का कितना ज्यादा क्यूट है, काश ये लड़की होता तो कितना मजा आता। तभी रूडियस उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से तुम दूर रहना, अगर कोई तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आ जाया करूंगा, तुम फिक्र मत करो। तभी रूडियस उसे कहता है कि मेरा नाम रूडियस है, सब मुझे प्यार से रूडी बुलाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि सेल्फ। जैसे ही वो सेल्फ बोलता है एक हवा चलती है और वहीं पर बात खत्म हो जाती है। तभी वो कहता है कि अरे वाह सेल्फ तो बड़ा ही अच्छा नाम है तुम्हारा। तभी सेल्फ रूडी से कहता है कि यार मुझे भी वो सिखा दो जो तुमने हाथों से किया। तो वो कहता है कि तुम मैजिक सीखना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मैजिक सिखा दूंगा, वो भी बड़े अच्छे तरीके से। रूडी घर आता है पर पॉल दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है गुस्से में और उससे कहता है कि मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ पर गुस्से में क्यों खड़ा हूँ? तो वो कहता है कि आखिर क्या हो गया ऐसा? तो वो कहता है कि आखिर तुमने मैजिक की पावर से उन लोगों को क्यों सताया और क्यों उन्हें मारा, उन्हें चोट लग गई? तो वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं, वहां पर वो लोग एक को परेशान कर रहे थे। जैसे ही वो अपनी बात को खत्म कर रहा होता है रूडियस को एक थप्पड़ मार देता है पॉल बहुत ही जोर से और वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, फिर कोई और बात होनी चाहिए थी यहाँ पर। रूडियस सोचता है कि नहीं, अगर मैंने यहाँ पर भी गलती मान ली तो पुरानी और इस जिंदगी में कोई फर्क नहीं रहेगा। और तभी वो पॉल से कहता है कि कोई बात नहीं डैड, आप मुझे मारिए, ऐसा ही होगा। आगे से अगर ऐसा होता है, कोई आदमी किसी को परेशान कर रहा होगा तो मैं वहां पर उसे देखकर हंसूंगा या मैं भी उन्हीं लोगों के साथ उनको परेशान करूंगा मिलकर, बल्कि मैं उन्हें बचाऊंगा नहीं, उल्टा उन्हें मारूंगा पीटूंगा ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि ग्रे रेड परिवार आखिर है कैसा। वो लोगों को परेशान करने में आगे रहता है और लोगों की मदद नहीं करता। ये सुनकर पॉल की नजरें नीचे गिर जाती हैं और तभी रूडियस उसे कहता है कि कोई बात नहीं डैड, मैं बड़ा होकर घर छोड़ दूंगा और अपने आप को ग्रे रेड नहीं बताऊंगा क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं वही ग्रे रेड परिवार से हूँ जो लोगों की मदद नहीं करता, उल्टा उन्हें परेशान करता है। और इतना सुनते ही पॉल सीधा माफी मांग लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था। तो रूडियस उसे कहता है कि पर आप तो कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते, आप तो चाहते कि मैं सीधा माफी ही मांग लूं। और इस बात के बाद दोनों के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और दोनों का मुंह गिरा हुआ होता है। पॉल जेनेट को ये सारी बातें बता रहा होता है और अपसेट हो रहा होता है कि उसने थप्पड़ मार दिया अपने बेटे को और वो कह रहा होता है कि मुझे डर भी लग रहा है। तो वो कहती है कि आखिर तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? तो वो कहता है कि यार मुझे भी किसी ने थप्पड़ मारा था सालों पहले और मैंने घर छोड़ दिया था। और इसी बात से उसे रियलाइज होता है कि कहीं उसका बेटा भी घर छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए वो डर रहा होता है।
देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं और सेल्फ भी काफी अच्छा मैजिक करना सीख जाता है। तभी वो सेल्फ कहता है रूडी से कि यार मुझे भी बिना स्पेल के मैजिक करना सीखना है, मुझे वो भी सिखा दे। तो वो कहता है कि ठीक है मैं सिखा दूंगा। और कुछ ही दिनों के बाद सेल्फ भी बिना स्पेल के मैजिक करना सीख जाता है। और ये करने के बाद सेल्फ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी प्रैक्टिस करते करते वहां पर बारिश होने लग जाती है और वो दोनों भागकर रूडियस के घर आ जाते हैं बारिश में भीगे हुए। और लिलिया वहां पर कपड़े लेकर खड़ी होती है और कहती है कि रूडी बाबा आप घर आके ये लीजिए आपके कपड़े, और ऊपर मैंने पानी गर्म करके रख दिया है, जाकर जल्दी से नहा लीजिए और कपड़े बदल लीजिए। तभी रूडियस सेल्फ को लेकर ऊपर चले जाता है। रूडी सेल्फ से कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और चलो नहा लेते हैं। लेकिन सेल्फ को बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो रही होती है कपड़े उतारने में। लेकिन वो कहता है कि अरे यार कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने कपड़े उतार सकते हो। लेकिन वो नहीं कर रहा होता। तभी रूडियस धोखे से उसके कपड़े को उतार देता है और तभी उसे पता चलता है कि सेल्फ कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और सेल्फ रोने लग जाता है, मतलब रोने लग जाती है। और तभी पॉल वहां पर आ जाता है। कुछ ही देर के बाद रूडियस नीचे आता है और सेल्फ से माफी मांगता है। और तभी उसके घर वाले उसे बताते हैं कि सेल्फ एक लड़की है और उसका नाम सेल्फ नहीं सिल्फिएट है। और ये सुनकर हैरान हो जाता है रूडियस सिल्फिएट से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम्हारा नाम सेल्फ है और तुम्हारे बाल छोटे हैं इसलिए मुझे लगा कि तुम लड़के हो। और ये सुनकर सिल्फिएट और रोने लग जाते हैं। अगले दिन पॉल रूडी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा होता। तो पॉल उससे कहता है कि शायद सिल्फिएट ने तुम्हें अब तक माफ नहीं किया। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो फिर पॉल उसे एडवाइस देने लग जाता है कि कैसे लड़की को पढ़ाना चाहिए, कैसे उसे मनाना चाहिए, या फिर कैसे कोई नाराज है तो उससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। और वो कहता है कि जाओ सिल्फिएट के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई कर दो। वहीं पर सिल्फिएट आ जाती है और रूडी उसके साथ चला जाता है। तभी पॉल सोचता है कि आखिर मैं अपने बेटे को चमड़ी क्यों सिखा रहा हूँ, मैं खुद भी चमड़ी हूँ और उसे भी यही चीजें सिखा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं रूडियस की मॉम जेनिथ प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा होने वाला है, यानी कि रूडियस का एक भाई होने वाला है या बहन होने वाली है। और ये देखकर सब लोग खुश होते हैं। लेकिन तभी वहां पर लिलिया कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और इसी के बाद सब कोई चुप हो जाता है। और इसके बाद जो शांति का माहौल होता है इससे सबको पता चल जाता है कि ये काम किसने किया, क्योंकि घर के अंदर एक ही ऐसा शख्स है जो उसे प्रेग्नेंट कर सकता था और वो होता है पॉल। और पॉल इसके लिए माफी मांगता है। पॉल शर्मिंदगी से दूसरे रूम में बैठा होता है और जेनिथ और लिलिया बात कर रहे होते हैं। और तभी जेनिथ लिलिया से पूछती है कि आखिर अब तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आपके बच्चा होने तक मैं यहाँ पर रुकूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने गांव में। तो वो कहती है कि तुम्हारा गांव तो यहाँ से 1 महीने की दूरी पर है, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? तुम्हारे पेट में बच्चा हो सकता है या फिर तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा और अगर तुम सफर करोगी तो शायद तुम मर जाओगी अपने बच्चे के साथ, क्योंकि 1 महीने का सफर आसान नहीं होगा और तुम उस वक्त में कमजोर भी रही होगी। ये बात सुनकर रूडी भी सोच रहा होता है कि हाँ ये सही बात है, अगर ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो वो 1 महीने की दूरी तय नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इतना खराब मौसम है कि दोनों को मैं मरता हुआ बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। तभी रूडी इस माँ से कहता है कि अरे माँ सब लोग इतने चुप क्यों हैं, मुझे एक भाई और एक बहन दोनों एक साथ मिलने वाले हैं और ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि आप दोनों ही प्रेग्नेंट है। तभी वो कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारे पापा और लिलिया ने मिलकर कुछ तो गलत किया है। तभी रूडी उसे बचाने के लिए लिलिया को ये कहता है कि अरे नहीं इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तो पापा ने किया है, पापा ने उन्हें वश में कर रखा है। तभी उसकी माँ कहती है क्या ये तुम क्या कह रही हो। तभी रूडी कहता है कि मैंने सुना था जब मैं पेशाब करने के लिए बाहर जा रहा था तभी पापा उससे कह रहे थे कि जल्दी से अपनी टांगे फैलाओ वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ये सारी बातें कहकर रूडियस अपनी माँ को मना लेता है कि लिलिया अब उनके साथ रहेगी, उनकी फैमिली का हिस्सा बनकर। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लिलिया ये बात मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर उसे क्यों बचाया गया, उसने तो गलत किया था, उसने ही पॉल को उकसाया था ताकि वो उसके साथ कुछ अवैध संबंध बना सके। और तभी वो ये बात भी सोचती है कि रूडियस एक ऐसा बच्चा जिसे मैं बचपन से एक शैतान का रूप समझ रही थी, जो मेरी छाती को देखकर बड़े अजीब से फेस बनाता था, आखिर वो बच्चा मुझे क्यों बचाना चाह रहा था और वो क्यों अपने घर में मुझे रुकने के लिए अपनी माँ को मना लेता है। और तभी वो सोचती है कि उसका बच्चा अगर हेल्दी हुआ तो उस बच्चे को वो पूरी जिंदगी लॉर्ड रूडियस की सेवा में गुजारने के लिए कहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल 2 बच्चों को खिला रहा होता है, जिनमें से एक का नाम नॉरन और एक का नाम आयशा होती है, जो कि उसी के दोनों भाई बहन होते हैं। अगले दिन पॉल और रूडी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पॉल उसे बहुत ही बुरी तरीके से हरा रहा होता है। तभी ये बात से तंग आकर रूडी से अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर लेता है। और तभी मैजिक पावर का इस्तेमाल देखकर उससे कहता है पॉल कि तुम तो बहुत ही बड़े चीटर हो, तुम तो मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम भी तो चीटर हो, तुम भी तो अपनी फैमिली पे चीट कर रहे हो। और ये कहता है कि अरे यार ये कैसी बात कर दी तुमने, ऐसी बात नहीं करते फाइट के बीच में। तो वो कहता है कि देखिए मैं जानता हूँ कि आप लिलिया के पीछे पागल हैं, लेकिन अब से आप मॉम को ही देखेंगे। तो वो कहता है कि अरे नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, तू जानता है ना लिलिया 1 नंबर की माल है। तो वो कहता है देखिए ये सब बातें मत कीजिए, आप भी वही बातें कर रहे हैं। तो कहता है कि देख तू ज़्यादा शरीफ मत बन, समझा, तू भी तो सिल्फेट के पीछे लट्टू हुआ पड़ता है और मैं जानता हूँ कि बड़े होकर वो भी खूबसूरत बनेगी और तू उसी से शादी करेगा। और दोनों बाप बेटे चमड़ी मैटर वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी उसका बाप उससे कहता है कि देखो बेटा अब सीरियस बात करते हैं, तुम्हें शायद पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और तुम्हें रानवा यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। साथ ही पॉल उसे एडवाइस देता है कि देखो वहां जाकर तुम बिल्कुल भी लड़कियों के पीछे ध्यान मत देना, क्योंकि वहां की लड़कियां अमीर होती है और वो एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देती हैं। तुम उन्हें बिस्तर पर लेके आओगे तो तुम्हें उनकी असलियत पता चल जाएगी। मैंने भी अपने वक्त में ये बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम किसी एक लड़की के पीछे ही भागना और तुम्हारे लिए सिल्फिएट ही ठीक है।
अगले दिन रूडी और सिल्फियट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी रूडी कहता है कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है। तो वो कहती है क्या मतलब कहीं जाना है? तो वो कहता है कि मुझे पढ़ाई करने के लिए रानवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो वो रोने लग जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर प्लीज कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो वो सोचता है कि यार ऐसी लड़की को छोड़कर कौन जाएगा, खूबसूरत है और लॉयल भी, मैं कहीं नहीं जा रहा ऐसे छोड़कर, जितनी मैजिक मुझे आती है मैं उतने में ही खुश हूँ। उसके बाद जब वो घर आता है तो उसे रॉक्सी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने किंग क्लास वाटर मैजिक को सीख लिया है काफी अच्छे तरीके से और साथ ही वो किसी किंग को मैजिक भी सिखा रही है। वो कहती है कि 2 साल हो गए हैं, उम्मीद करती हूँ कि तुमने काफी कुछ अच्छा प्रोग्रेस कर लिया होगा। और साथ ही साथ वो कहती है कि तुम रानवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो ताकि वहां पर से तुम एक अच्छे मैजिशियन बन सको। और साथ ही साथ वो इसमें कहती है कि मैं मिस करती हूँ कि कैसे तुम मेरी पैंटीज चुरा लिया करते थे। और ये बात पॉल भी पढ़ लेता है। वो कहती है कि उम्मीद है कि तुमने इम्पेरेटर मैजिक सीख लिया होगा और वो उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी रूडी अपने पापा से एक हेल्प मांगता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी और सिल्फियट की यूनिवर्सिटी की फीस भर दें ताकि हम दोनों साथ में पढ़ने जा सकें, क्योंकि सिल्फियट मेरे बिना रह नहीं सकती और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। तभी पॉल कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे घर के पेड़ में पैसे नहीं उगते जो ऐसा कर दें। सिल्फियट को अपने पैसे खुद ही देने पड़ेंगे या उसकी फैमिली को देने पड़ेंगे। साथ ही वो कहता है कि अभी इन सब चीज़ों के लिए तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और साथ ही साथ तुम्हारी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस चल रही है, उसको बीच में छोड़कर तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, इसलिए कोई परमिशन तुम्हें नहीं मिलेगी। तभी रूडी कहता है कि ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मेरी एक और रिक्वेस्ट पूरी कर दीजिए। तो वो कहता है कि बताओ क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट दूसरी? तो वो कहता है कि आप मुझे कोई ऐसी जॉब फाइंड करके दे दीजिए जिसमें मैं पैसे कमा सकूं, वो भी अच्छे खासे, और दोनों की फीस मैं भर सकूं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल रूडी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहां पर एक घोड़ा गाड़ी आती है जिसके अंदर से उतरती है एक बहुत ही हॉट सेक्सी फिगर वाली बीस्ट, जिसे देखकर रूडी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो कहता है कि अरे यार ये तो एक रियल बीस्ट है। तभी पॉल रूडी से कहता है कि कैसा रहेगा अगर तुम्हें मैं कहूं कि तुम्हें सिल्फियट से दूर रहना होगा। तो वो कहता है कि मुझे बुरा लगेगा। और तभी पॉल उसके ऊपर अचानक से हमला करना शुरू कर देता है लकड़ी की तलवार से और बार बार हमला करते जाता है और तभी एक बार उसके सर पे मार देता है और रूडी बेहोश हो जाता है। उसके बाद रूडेस की आंखें खुलती हैं उसी घोड़ा गाड़ी में उसी सेक्सी बीस्ट के सामने और तभी गिलेन उससे कहती है कि अब हम लोग दोनों मिलकर साथ में काम करने वाले हैं। तभी वो समझ जाता है कि उसकी जॉब लग चुकी है और अब वो पैसे कमाएगा। उसके बाद वो हॉट सी बीस्ट जिसका नाम गिलेन होता है वो उससे कहती है कि रूडियस मेरे पास तुम्हारे लिए एक लेटर है। और रूडियस सोचता है कि मुझे किसने लेटर लिख दिया, कौन है जो मुझे लेटर लिख रहा है और इस लेटर में ऐसा क्या है। जानेंगे अगले एपिसोड में क्या है रूडियस की जॉब, आगे क्या होने वाला है, क्या रूडियस को लड़ना पड़ेगा, आखिर रूडियस कैसे सामना करेगा आने वाली मुसीबतों का और हमें क्या क्या एडवेंचर देखने के लिए मिलेंगे, जानते हैं अगले एपिसोड में।